नज़ीन, इस वक्त की बड़ी आलमी खबर यह है कि पुतिन और ट्रंप की कॉल हुई है। काफी हफ्तों के बाद यह कॉल हुई है और ईरान का जो सीज फायर हुआ है उसके बाद ये पहली कॉल है और इसमें डिटेल्ड ईरान डिस्कस हुआ है, इसमें डिटेल्ड मिडिल ईस्ट डिस्कस हुआ है। तो क्या चीजें इसमें डिस्कस की गई हैं, क्या फैसले किए गए हैं, पुतिन ने क्या बात कन्वे की है, ये हम आपके सामने रखेंगे। और ईरान का जो 408 किलोग्राम यूरेनियम है वो महफूज है। ईरान का 408 किलोग्राम यूरेनियम जो है वो महफूज है और ईरान को सबसे बड़ी डेटरेंस जो है वो इस वक्त क्रिएट करनी है और वो न्यूक्लियर डेटरेंस के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसी दरमियान एक बड़ा संगीन मामला ये हुआ है कि लेबनान में बड़ी सीरीज ऑफ स्ट्राइक जो है इस वक्त देखी जानी है इजराइल की, और उससे के साथ एक बड़ा वाकया ये हुआ है कि अल-कुद्स फोर्स जो कि ईरान की फोर्स है, यानी ईरान की मिलिट्री जो है वो उसको आप कंसिडर कर सकते हैं, तो उसके जो एक हाई मिलिट्री ऑफिशियल हैं उसको लेबनान के अंदर निशाना बनाया गया है। ये एक इसको बड़ा वाकया कह सकते हैं, यानी ईरान की फोर्स के एक हाई ऑफिशियल को इजराइल ने निशाना बना दिया। तो अब ईरान इसके जवाब में क्या करता है, तो काफी टेंस इस वक्त सूरत हाल लेबनान में हो गई है और अब ये ईरान और इजराइल के दरमियान एक नई तर्ज की जंग है। देखिए, सीज फायर हो चुका है, अब आप उनके बंदों को दूसरे मुल्कों में निशाना बना रहे हैं, ठीक है ना। आप ईरान के बंदों को दूसरे मुल्कों में निशाना बना रहे हैं, तो अब ईरान के पास भी ये राइट है कि वो इजरायली ऑफिशियल्स को दूसरे मुल्कों में बियॉन्ड दी बॉर्डर्स जाकर निशाना बना सके। तो यहां पर एक जंग का आप कहें कि एक नया जो मैदान है वो और उसका जो एक्सपेंशन है वो हमें देखने को मिल रही है। और मैक्रोन जो है वो ईरानी सदर को कॉल कर रहे हैं और उसमें इशू क्या है, इशू वही है जो बड़ा संगीन है कि जो यूरोपियन नेशनल्स गिरफ्तार हो रहे हैं उस पर, यानी कि मैक्रोन, 2 फ्रांसीसी गिरफ्तार हुए हैं, उन पर मुसाद के लिए जासूसी का इल्जाम है और मैक्रोन जो है वो काफी धमका रहे हैं और कॉल करने जा रहे हैं कुछ ही देर में ईरान के प्रेसिडेंट को। अच्छा, इसी दरमियान जो हम अफ्रीका को बार बार डिस्कस कर रहे हैं, अफ्रीका की ग्रेट गेम, अफ्रीका में होने वाले वाकयात, अफ्रीका में जारी जंगें और नई जंगें, तो वो हम किसी तौर पर मौजूदा सूरत हाल को समझने के लिए अफ्रीका को आउट नहीं कर सकते हैं। अब आप देखिएगा, हमने तफसील से आपके सामने रखा कि इथोपिया में डैम बन रहा है और उस डैम के ऊपर सूडान और इजिप्ट को इतराज है। क्या हुआ कि इथोपिया ने, उनके प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि हमने तो ये डैम मुकम्मल कर लिया और अब इसको आगे यानी कि रिजर्व हम वाटर को करने जा रहे हैं। उसके ऊपर इजिप्ट का रद्द-ए-अमल आया है और इजिप्ट ने समझे कि ऐलान जंग ही किया है और इजिप्ट ने कहा कि किसी तौर पर हम इसको कबूल नहीं करेंगे। लेकिन इथोपिया ने डैम मुकम्मल करके उसमें वाटर रिजर्व करना शुरू कर दिया है और इजिप्ट ने कहा कि इस पर हम किसी तौर पर कबूल नहीं करेंगे। तो ये मामला यहां पर काफी संगीन हो गया है। सूडान में ऑलरेडी जंग जारी है और इथोपिया और इरिट्रिया ये भी जंग के दहाने के ऊपर हैं और अब मिस्र के साथ भी फड्डा जब चल गया है। तो ये काफी और ग्रेट गेम, यानी कि 5 अफ्रीकन लीडर्स को व्हाइट हाउस में बुलाया जा रहा है। अच्छा, इसी दरमियान जो न्यूयॉर्क मेयर हैं, न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं जो इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, ज़ोहरान ममदानी, ट्रंप कह रहा है कि इस बंदे को मैं किसी तौर पर न्यूयॉर्क का मेयर नहीं बनने दूंगा। अब ये अजब कहानी है कि भाई आप कैसे नहीं बनने देंगे, भैया आप कैसे उसको मेयर नहीं बनने देंगे। तो अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी लड़ाई जारी है, सबसे बड़ी लड़ाई इस वक्त अमेरिका अंदर से टूट फूट का शिकार हो रहा है और ट्रंप काइंड ऑफ डिक्टेटर जो है वहां पर फैसले कर रहा है। अब ये कहना कि मैं न्यूयॉर्क का उसको मेयर नहीं बनने दूंगा, भैया आप कैसे नहीं बनने देंगे। तो लड़ाई इस लेवल के पर जा चुकी है, यानी अमेरिका के अंदर जो लड़ाई जारी है उसका बड़ा रास्त ताल्लुक जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर के साथ भी है, मिडिल ईस्ट और सारी चीजों के साथ है, वो हम तफसील से आपके सामने रख चुके हैं। तो ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। सूरत हाल तेजी के साथ तब्दील हो रही है। अच्छा, पहली बड़ी खबर तो यह है कि पुतिन और ट्रंप की कॉल हुई है और 1 घंटा तक यह कॉल जारी रही, यानी 1 घंटा बहुत होता है, आप दुनिया भर को डिस्कस कर लेते हैं और इसमें यूक्रेन तो डिस्कस हुआ ही है, वो तो होता ही है, वो हर जगह ही होता है, लेकिन असल जो इस कॉल का मुहर्रिक था वो ईरान था, वो मिडिल ईस्ट था और इसमें तफसील के साथ जब वो ईरान डिस्कस हुआ है। अच्छा, इनकी कॉल्स के अंदर गजा भी डिस्कस हो रहा होता है, लेकिन वो लिखते नहीं है कि गजा डिस्कस हुआ, कहते हैं मिडिल ईस्ट डिस्कस हुआ है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पुतिन ने ट्रंप को यह कहा है कि ईरान पर हमला करने से बाज रहा जाए और डिप्लोमेटिक मीन्स जो है वो लिए जाएं। मैं हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं, 4-5 हेडलाइंस हैं। ट्रंप और पुतिन जो है वो डिटेल्ड उनकी फोन कन्वर्सेशन हुई है ईरान और मिडिल ईस्ट के हवाले से। नहीं, सिर्फ ईरान नहीं है, मिडिल ईस्ट डिस्कस हुआ है। तो मिडिल ईस्ट में और क्या डिस्कस हुआ है भाई, गजा डिस्कस हुआ है ना, सीरिया डिस्कस हुआ है बाकी। अच्छा, पुतिन और ट्रंप जो है इनकी कॉल 1 घंटा जारी रही और पुतिन ने यह जोर दिया
एम्फसाइज दैट के रिजॉल्विंग द इरानियन क्राइसिस थ्रू डिप्लोमेटिक मीन्स, डिप्लोमेटिक जराए के जो मीन्स हैं वो इस्तेमाल किए जाएं इस क्राइसिस को हल करने के लिए। मिलिट्री मीन्स नहीं, डिप्लोमेटिक मीन्स, ये पुतिन ने कन्वे किया है ट्रंप को। और पुतिन एंड ट्रंप जो है वो उन्होंने डेवलपमेंट्स इन सीरिया डिस्कस किए हैं। भाई सीरिया में तो असल में तो दो पावर्स की लड़ाई थी ना, रशिया और वेस्ट की लड़ाई थी, ठीक है। दरमियान में यहां पर बहुत सारे ने कहा जनाब इनकलाब आ गया, और बहुत सारे जो मासूम हैं उन्होंने कहा कि यहां पर मजहबी इनकलाब जब वो आ गया है। तो अब उनको पता चल रहा है कि जब अल शरा इजराइल के साथ बैठकर ईरान और हिजबुल्लाह से लड़ने की तैयारी कर रहा है और इस खित्ते को एक बड़ी तबाही की तरफ धकेल रहा है, यानी अब इसने नारा ये लगाया था कि मैंने किसी ने नहीं लड़ना, मैं तो बस शाम की जो है ना अमन और इसके लिए काम करूंगा, इसलिए मैंने इजराइल के साथ भी हम नहीं लड़ेंगे, हम तो अमन करेंगे। अच्छा जी ठीक है, और तो वो ये अमन हो रहा है। तो शाम यहां पर डिस्कस हुआ है। अच्छा, शाम से कल जो है वो अमेरिका ने जो सैंक्शंस हैं वो हटाई हैं, वो एक बड़ा वाकया। और वो क्यों हो रहा है, बहुत सारी चीजें पस से पर्दा हैं, बहुत सारी खुफिया कमिटमेंट्स हैं जो ली गई हैं। अब देखें अल शरा बहुत सारे दौरे कर चुका है, ट्रंप के साथ मुलाकात कर चुका है, फिर अमेरिकन ऑफिशियल्स आ चुके हैं, यूरोपियन ऑफिशियल्स आ चुके हैं। तो बहुत सारी सीरिया के हवाले से जो असल चीज है ना वो सब ही खुफिया है, वो सब ही सीक्रेट है कि भाई आगे कैसे ये मामला चलेगा। अच्छा, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इस सब के साथ, वो ये है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका के, उनका ये स्टेटमेंट आया है कि वो जापान और साउथ कोरिया, ये दो पिलर हैं अमेरिका के, ये दो पिलर हैं साउथ कोरिया और जापान, वो इनका दौरा नहीं कर रहे हैं। और क्यों नहीं कर रहे हैं, ये वजह बड़ी इंटरेस्टिंग है। और वो वजह ये है कि वो कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट की जो डेवलपमेंट्स है उसको बैठकर वो मॉनिटर करेंगे। अच्छा, ये भी नहीं है कि वो मिडिल ईस्ट का दौरा करने जा रहे हैं, वो तो वाशिंगटन में बैठे हुए हैं, तो वो वाशिंगटन में बैठकर मिडिल ईस्ट की डेवलपमेंट्स को देखेंगे, लेकिन जापान और साउथ कोरिया नहीं जाएंगे। यानी इसका मतलब यह है कि इजराइल को वो इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और इजराइल जो कुछ गजा में कर रहा है, वो तो हमारे सामने कोई जंग तो नहीं लड़ रहा, तो जो कुछ वो गजा में कर रहा है या जो भी इजराइल कर रहा है लेबनान में, शाम में और यमन में और ईरान के खिलाफ, वो इसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि वो जापान और साउथ कोरिया नहीं जा रहे हैं। अभी तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो जापान और साउथ कोरिया नहीं गया है। जो पिछला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ब्लिंकन, वो उसका पहला दौरा ही जापान का हुआ। जापान बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ कोरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बात समझ से बात आता है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं वो वाशिंगटन में बैठकर मिडिल ईस्ट के डेवलपमेंट्स को देखेंगे। तो मिडिल ईस्ट की डेवलपमेंट तो आप वहां पर बैठकर क्या देखेंगे, आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो वाशिंगटन में बैठकर आप क्या डेवलपमेंट्स देखेंगे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, और इसको जापानीज मीडिया भी कोट कर रहा है कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है इसने पोस्टपोन कर दिया विजिट टू जापान एंड साउथ कोरिया टू फोकस ऑन मिडिल ईस्ट इश्यूज, मतलब बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए। और जापान के साथ अभी टैरिफ का बहुत इशू हुआ है, साउथ कोरिया को कहा जा रहा है कि मजीद पैसे दें, और साउथ कोरिया ने अपनी जो पहली कॉल है वो चाइना के प्रेसिडेंट को की है, और साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो अभी नेटो के समिट में नहीं आए हैं। तो ये बहरहाल कहीं ना कहीं दरार जो है वो आगे बढ़ रही है, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वाकया है। अच्छा, तो पुतिन और ट्रंप की कॉल हो गई। अच्छा, अब ईरान के हवाले से मेजॉरिटी ये कहती है, वो ये समझते हैं कि जंग होगी। अच्छा, जो इजरायली डिफेंस मिनिस्टर का बयान था एक हफ्ता कबल कि उसने मिलिट्री को ऑर्डर किया है कि वो तैयारी करे ईरान पर अपनी एयर सुपीरियरिटी बरकरार रखने के लिए और न्यूक्लियर पर अटैक करने के लिए, ठीक है। तो ये इस बात का वाज़ेह सबूत था कि इजराइल से ये ऐलान था कि वो सीज फायर की जो पासदारी है वो नहीं करेंगे, बल्कि वो लेबनान मॉडल यहां पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। लेबनान मॉडल तो अप्लाई नहीं होगा, लेकिन उससे मिलता जुलता, यानी वो हमले जो है वो जारी रखेंगे, स्ट्राइक्स जो है वो यहां पर करेंगे, कोवर्ट ऑपरेशन से बढ़कर वो बरह रास्त जो है वो हमले करेंगे। अच्छा, जंग किस तरह होगी, तो जैसे एक 12 दिन का फेज हुआ है, इसी तरह का एक या 2 या 3 या 4 फेज भी हो सकते हैं, ये बात भी ज़हन में रखें। और यह भी पॉसिबिलिटी है कि अब जब जंग शुरू हो तो उसके बाद फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो, फिर वो मुकम्मल रीजनल वॉर हो, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं कि फेज भी हो सकते हैं और एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाला मामला भी हो सकता है। लेकिन क्या ये जो पॉज हुआ है ये लॉन्ग पॉज है, ज्यादा अरसे तक ये पॉज होगा? नहीं, ये बड़ा शॉर्ट सा पॉज है, बहुत जल्द आपको ये जंग दोबारा से नजर आ सकती है। गो के जैसे पुतिन ने कहा कि जंग से बाज रहा जाए, तो इस तरह की चीजें डिसाइडिंग साबित हो सकती हैं ट्रंप को पुश करने के लिए। लेकिन बहरहाल ओवरऑल ओवरवेलमिंग जो एस्टीमेट है वो यही है कि ये जंग दोबारा से होगी। अच्छा, ईरान की जानिब से बड़ी अनाउंसमेंट सामने आ रही है,
और ईरान ने यह कहा है कि वो यूरेनियम की जो इनरिचमेंट है वो जारी रखेंगे। ये अभी थोड़ी देर पहले ईरान ने अनाउंस किया, यानी जब ये कॉल हो रही थी तो उसके साथ ईरान की ये वाली अनाउंसमेंट सामने आई है। अच्छा, अब ये जो यूरेनियम की इनरिचमेंट है, ये कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तो नहीं है कि वो इंटरनेट पर बैठ कर जो है वो कहेंगे कि भाई हम यूरेनियम इनरिच कर रहे हैं। भाई वो उन फैसिलिटीज में होगी ना जिसको अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं हमने तबाह कर दिया है। तो इसका क्या मतलब है कि वो कह रहे हैं हम इनरिच करेंगे, इसका मतलब कोई और फैसिलिटीज उनके पास हैं, या जिनका अमेरिका और इजराइल दावा कर रहे हैं वो सारी तबाह नहीं हुई हैं, या ईरान उनको रिपेयर कर सकता है, वहां से रिकवर कर सकता है। तो ये एक ईरान का बड़ा एक ऐलान है। दूसरी बात यह है कि इंडिपेंडेंट जो सोर्सेज हैं वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि ईरान की जो 408 किलोग्राम यूरेनियम थी, जो 9 से 12 बॉम्ब बना सकती है, इतनी वो यूरेनियम है, वो ईरान के पास महफूज है। IAEA ने कोई ये इस बात को कंफर्म किया है कि आज से कोई 1.5 माह कबल उन्होंने ईरान की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी में इस यूरेनियम को देखा था। और किस तरह देखा था कि वो मुख्तलिफ बॉक्सेस के अंदर मौजूद थी, मुख्तलिफ बॉक्सेस के अंदर उसको रखा गया था ताकि ट्रक्स में अगर कहीं और डिलीवर करना है, अगर और कहीं ट्रांसफर करना है तो वो किया जा सके, यानी बॉक्स के अंदर। तो इससे ये बात वाज़ेह होती है, यानी एक 1.5 माह कबल, इस जंग से शुरू होने से बहुत पहले। तो इसका मतलब यह है कि ईरान इसकी पूरी तैयारी कर रहा था कि हमला होगा, और वो ऑलरेडी उनको बॉक्स में डिवाइड कर चुके थे उसको ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है ना। देखें, जब हमला होने जा रहा था तो सारी दुनिया कह रही थी हमला होने जा रहा है, तो ईरान को पता नहीं होगा? डेफिनेटली ईरान को पता था, और ये इस बात का सबूत है। और आइए ये कह रहे हैं कि हमने उसको बॉक्सेस में देखा है, तो ईरान ने उसको कहीं आगे पीछे ट्रांसफर किया, कहां रखा है ये किसी को नहीं पता। ये आज का सबसे बड़ा सवाल है कि ईरान की यूरेनियम क्या है, लेकिन वो कहीं है और महफूज है, और वो बॉम्ब बना सकते हैं। बाकी जो चीजें चाहिए, डेटोनेटर चाहिए, वो जाहिर है शायद उन्होंने बना लिया हो, शायद वो बना रहे हो, लेकिन एक बात क्रिस्टल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, और वो ये है कि देखिए, अमेरिका के हमले के बाद ईरान की जो पहले वाली डेटरेंस है वो अब, यानी कि वो तो डेटरेंस ना रही, अमेरिका ने हमला कर दिया है, अब उनको इससे भी बड़ी डेटरेंस कायम करनी है, और वो न्यूक्लियर डेटरेंस है। न्यूक्लियर डेटरेंस के अलावा कन्वेंशनल डेटरेंस शायद अमेरिका को नहीं रोक सकती ईरान पर हमला करने से। तो जो मेदवेदेव ने कहा था कि ईरान पर हमला हुआ तो वो हर सूरत में न्यूक्लियर बनाएंगे, तो ईरान को अपने सर्वाइवल के लिए, ईरानियन कौम को अपने सर्वाइवल के लिए अब न्यूक्लियर बनाना उनके लिए नागुज़ीर हो चुका है। इसके सिवा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। खबर यह भी आ रही है कि ओस्लो के अंदर अगले वीक जो है वो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, तो इस तरह खबरें आ रही हैं। लेकिन ये जो ईरान में वाकया हुआ है ना, इससे जब भी डिप्लोमेसी होगी, जब भी मुज़ाकरात होंगे, तो उससे कोई भी ये यकीन नहीं करेगा कि अच्छा मामलात हल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि डिप्लोमेसी को अमेरिका और इजराइल ने एज अ ट्रैप इस्तेमाल किया है, एज अ जवाब इस्तेमाल किया है। तो जब हमास से मुज़ाकरात होंगे, जब ईरान से मुज़ाकरात होंगे, तो उसका एक मतलब यह भी होगा कि वो एक नया जवाब हो सकता है दोबारा जंग के लिए। तो ये एक बड़ा वाकया है, इसकी कई डायमेंशन है, तो इसलिए वो मुज़ाकरात होंगे तो वो एक नया जवाब भी हो सकता है हमला करने। देखें, हम तो आखिरी हद तक चाह रहे हैं, लेकिन ईरान फिर हमारी बात नहीं मान रहा, तो इसलिए हमें हमला करना होगा, तो इसलिए वो उसकी कोई अहमियत नहीं अब। अच्छा, तो न्यूक्लियर जो है वो तय है कि वो हर सूरत के अंदर बनाएंगे, और चाहे उनको जितनी भी कीमत जो है वो चुकानी पड़े। अब अगली बात, यानी जो ट्रंप और इधर मजीद कॉल हुई है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रशियन जो साइंटिस्ट हैं वो एक न्यूक्लियर साइट्स पर मौजूद हैं ईरान में, और पुतिन ने ड्यूरिंग वॉर कहा था कि हमारे साइंटिस्ट इस न्यूक्लियर साइट से नहीं निकलेंगे, और इजराइल ने उस न्यूक्लियर साइट के ऊपर हमला भी किया, और बाद में कुछ घंटों के बाद अपोलोजाइज भी किया कि ये हमारा गलती से वहां पर हमला हो गया। तो पुतिन ने क्यों कहा कि हमारा इस साइड से न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं निकलेंगे? क्योंकि वहां पर ताकि इजराइल और अमेरिका हमला ना कर सके। ठीक है ना। यानी क्या है कि वो जो यूरेनियम है वो वहां पर भी रखी जा सकती है, वो सबसे बड़ी उनके लिए प्रोटेक्शन है, और वहां पर यूरेनियम इनरिच भी की जा सकती है, लेकिन इजराइल और अमेरिका वहां पर अटैक नहीं कर सकते। तो ये इत्तेहादी है ना, उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है। तो न्यूक्लियर के हवाले से उनके साइंटिस्ट मौजूद हैं, तो और न्यूक्लियर के हवाले से रशिया, चाइना वो क्या इमदाद दे रहे हैं ईरान को, मिसाइल क्या दे रहे हैं, क्या सपोर्ट, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, एयर डिफेंस, सैटेलाइट, क्या मदद जो है वो इस वक्त दी जा रही है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं।
और रशिया किसी भी हद तक जा सकता है, चाइना इससे भी अगली हद तक जा सकता है। गो के अमेरिका, अब ये ट्रंप ये डिस्कस कर रहा होगा ना प्यूटन से कि आप ईरान से पीछे हटे, चाइना से भी यही बात की जा रही होगी, लेकिन उनको पता है कि अमेरिका के ऊपर, यानी रशिया जो है वो अमेरिका पर ट्रस्ट करेगा, चाइना जो है वो अमेरिका पर ट्रस्ट करेगा। जो ताइवान के हवाले से बिल लेकर आ रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन में इसको लेकर जाया जाए, तो वो इनके प्रेशर में या इनके उस धोखे में आने वाले नहीं है, वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो ईरान के साथ वो बहरहाल खड़े हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि न्यूक्लियर यूरेनियम महफूज है, न्यूक्लियर साइट्स, ठीक है, और उनकी जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज है वो भी महफूज हैं, और जाहिर है कि वो प्रोडक्शन जो अपनी बढ़ा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ईरान एक और काम कर रहा है। ईरान जो है वो बड़े लार्ज स्केल के ऊपर रोजाना थाउजेंड्स ऑफ जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको ईरान से डिपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इनका बड़ा किरदार था जासूसी में। आपको पता है वहां पर ईरानियन जो साइंटिस्ट हैं, जो मिलिट्री कमांडर्स हैं, वो कैसे असैसिनेट हुए हैं। यानी एक बिल्डिंग है, एक अपार्टमेंट्स है, उसके बाहर खड़े होकर, या एक कोई घर है उसके बाहर खड़े होकर एंटी टैंक मिसाइल फायर किए गए। आपने कभी दुनिया में ऐसा देखा है? मतलब ईरान के अंदर यह मंजर था कि उनके गली मोहल्लों में एंटी टैंक मिसाइल फायर हो रहे हैं, इस तरह उनकी असैसिनेशंस हुई हैं। तो इस हद तक जो जासूस है वो अंदर पेनिट्रेट किए हुए थे। और उसमें आप देखेंगे मिसाल के तौर पे जो साइंटिस्ट हैं वो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते भी थे, तो सबको पता है भाई ये यहां पर पढ़ाते हैं, ये यहां पर रहते हैं, तो ऐसी कोई बात भी नहीं थी, कोई ढकी छुपी या बहुत सीक्रेट नहीं थी, ठीक है ना। एक सिक्योरिटी तो उनकी थी, लेकिन यूनिवर्सिटी पढ़ा रहे हैं, जो आम लोगों के फ्लैट्स हैं वहां पर वो रहते हैं, तो एंटी टैंक मिसाइलों के साथ जब उनको असैसिनेट किया गया, ठीक है ना, तो इसलिए वो 35,000 ये बताया जा रहा है कि डेली इमिग्रेंट्स को वहां से डिपोर्ट किया जा रहा है। ह्यूज नंबर है, मतलब एक दिन में, ये तो अमेरिका ने अभी तक इतने नहीं किए, उनके पास इतने रिसोर्सेज भी हैं, लॉजिस्टिक्स भी हैं। 35,000 डेली ईरान जो है वो डिपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो तेजी के साथ पहले अंदर से सफाया कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो इसराइल ने इसमें सबसे ज्यादा यही किया कि उसने असैसिनेशंस की हैं, और ये इसराइल का एक सबसे ब्रूटल तरीकाकार है अपनी ताकत दिखाने का। हालांकि कोई ऐसे अपनी ताकत दिखाता नहीं है, लेकिन इसराइल इस तरह से अपनी ताकत दिखाता है असैसिनेशन करने के जरिए। अच्छा, अब IRGC का जरा स्टेटमेंट देखिए। If Israel does not take head from our strikes, we will teach it another stronger lesson. IRGC एक और stronger lesson इसको सिखाएंगे। Our policy regarding enrichment has not changed. Iran has full right to enrich within its territories. तो stronger lesson और enrichment जो है वो जारी रखेंगे। अच्छा, ये बात हो गई। मैक्रॉन जो है वो कह रहे हैं कि थोड़ी देर में वो ईरानी सदर को कॉल करेंगे। अच्छा जी, ईरानी प्रेसिडेंट को कॉल करेंगे रिगार्डिंग डिटेनीज। 2 फ्रेंच जो नेशनल्स हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, एंड डू नॉट रूल आउट टेकिंग मेजर्स इन रिस्पॉन्स। और ईरान के खिलाफ हम कोई भी इकदाम उठा सकते हैं। और इजराइल कह रहा है कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस यूरोप लगाए। अब यूरोपियन नेशनल्स जासूसी मोसाद के लिए कर रहे हैं, ईरान गिरफ्तार कर रहा है, यूरोप कह रहा है हमारे बंदे पकड़ रहे हो, और कह रहा है कि तुम्हारे खिलाफ इकदाम उठाएंगे। वेरी सेंसिटिव। अच्छा, एक और बड़ी बात है, एक और बड़ा वाकया कुछ ही देर पहले हुआ है। देखें, लेबनान का जो मामला है वो डिसाइडिंग पॉइंट पर पहुंच रहा है। चाहे आप उसको कहेंगे हिजबुल्लाह हथियार डाले, चाहे आपको कहें कि हिजबुल्लाह मैदान में आ जाए, चाहे आप उसको कहेंगे लेबनान की जंग छिड़ जाए, यानी जो भी है वो डिसाइडिंग पॉइंट को पहुंच रहा है आफ्टर मैनी मंथ्स। 2 बड़े वाकयात हुए। एक तो अल-कुद्स फोर्स के हाई मिलिट्री ऑफिशियल वहां पर निशाना बने हैं सदरन लेबनान में इजरायली स्ट्राइक में। दूसरा, इजराइल ने सीरीज ऑफ स्ट्राइक्स जो है वो वहां पर शुरू कर दिए। कल हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल ने कहा था कि किसी सूरत जो है वो अपने हथियार नहीं डालेंगे। तो इस सूरत हाल में जब अभी ईरान की जंग दोबारा होनी है तो हिजबुल्लाह हथियार डालेगी। इस सूरत हाल में जब इजराइल कब्जा करके बैठा हुआ है लेबनान में और गजा की जेनोसाइड जारी है, हिजबुल्लाह हथियार डालेगी। तो लेकिन इधर से प्रेशर बहुत ज्यादा है लेबनीज गवर्नमेंट के ऊपर कि नहीं इनसे मनवाओ। तो वो एक अंदर काफी, यानी मैं आपको बता रहा हूं कि तनाव इतना ज्यादा है कि वो डिसाइडिंग पॉइंट है, कुछ ना कुछ बस होने जा रहा है। और अभी इन्होंने, आप देखिए, अ सीरीज ऑफ इजरायली एयर स्ट्राइक्स टारगेटिंग मल्टीपल एरियाज इन सदर्न लेबनान। तो बदमाशी है। अब एक एनालिस्ट मिडिल ईस्ट के क्या लिख रहे हैं, नेक्स्ट वॉर लेबनान। ये सारी सूरत हाल के बाद अल-कुद्स फोर्स और सीरीज ऑफ स्ट्राइक्स और जो अंदरूनी माहौल है, वो कह रहे हैं अगली जंग जो है वो लेबनान की होने जा रही है। हिजबुल्लाह विल नॉट डिलीवर इट्स वेपन्स
एंड विल नॉट फॉलो द प्रीवियस टैक्टिक्स। हिजबुल्लाह कभी अपने हथियार डिलीवर नहीं करेगी और हथियार नहीं डालेगी। तो काफ़ी ये संगीन मामला है। और ईरान इसका जवाब कैसे देगा, जो उनका मिलिट्री ऑफिशियल निशाना बना है? तो फिर ईरान भी कहीं भी इजराइलियों को निशाना बना सकता है। तो इसका मतलब ये है कि वो इस तरह की फिर वॉर जो है वो शुरू होने जा रही है। इधर जो है वो शाम और इजराइल एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, खुफिया प्लानिंग्स, कोलैबोरेशंस, इंटेलिजेंस कि हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ कैसे लड़ना है। और इधर लेबनीज गवर्नमेंट के ऊपर मिडिल ईस्ट के मालिक का भी प्रेशर है, अमेरिका का प्रेशर है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और इस वक्त जो है वो सऊदी हाई ऑफिशियल की लेबनीज प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात हुई है। सऊदी अरेबिया का जो इससे पहले जो इंटरेस्ट रहा है लेबनान के अंदर वो ये था कि हिजबुल्लाह सरेंडर करे, हिजबुल्लाह का यहां से खात्मा हो ताकि ईरान का इन्फ्लुएंस यहां पर खत्म हो। अब भी वो क्या इसी पॉलिसी को परसू कर रहे हैं रिगार्डिंग हिजबुल्लाह? ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। लगता तो ऐसा है कि शायद वो इसी को परसू कर रहे हैं, हिजबुल्लाह के सरेंडर को ही। अच्छा, गजा में बहुत ब्रूटल फोर्स इस वक्त इस्तेमाल की जा रही है। 150 स्ट्राइक्स की हैं पिछले 24 घंटों में इजराइल ने। छोटा सा इलाका, 150 स्ट्राइक्स। अच्छा, इसके साथ एक जो वीडियो सामने आई है और काफी मतलब बहुत दिल दहला देने वाली वीडियो है। इवैक्यूएशन ऑर्डर हुए और एक बाप की वीडियो वायरल है, सामने उसके 2 बेटे मौजूद हैं छोटे, कुछ एक 6 साल का एक 7 साल का है। 2 बेटे उसके शहीद हो गए, ठीक है, शहीद हो गए और ऊपर से इवैक्यूएशन ऑर्डर आ गया उस इलाके से। तो उन्होंने कहा कि मतलब सारे वहां से जा रहे थे और वो अपने बेटों को वहां पर लेकर बैठे थे। उन्होंने कहा कि मैं इवैक्यूएट करके क्या करूंगा, तो पहले मैं इनको जो है वो सुपुर्दे खाक करूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा कि मेरा क्या बनता है। यानी आपके पास अल्फाज नहीं है इस ट्रेजेडी को जो फलस्तीनियों को फेस करना पड़े। देखिए, एक पेन होता है ना, इंसान को एक पेन होता है, को कांटा लग गया, कोई कुछ भी, यानी जिस्म को पेन हुआ तो एक बर्दाश्त होती है, ठीक है ना। ये जो गजा में हो रहा है तो एक इंसान तो उसको बर्दाश्त कर ही नहीं। देखें, हम बहुत सारे लोग जो है वो ये तो वीडियोस ही नहीं देख सकते, आम मतलब लोग वो वीडियोस ही नहीं देख सकते, और जो फेस कर रहे हैं वो भी तो इंसान ही हैं, ठीक है ना, जिनके ऊपर उनके बेटे वहां पर पड़े हैं, उनकी लाशें 6 साल 7 साल, ऊपर से इवैक्यूएशन ऑर्डर है, ऊपर से स्ट्राइक्स हो रही हैं। तो देखें, ये जो आज से कई महीने पहले की ये रिपोर्ट है कि 1,86,000 चाहते हैं और ऑफिशियल वो कह रहे हैं 50,000 है, और वो कह रहे नहीं 1,86,000 हो सकती हैं। और भाई ये लोग तो वापस नहीं आने वाले। कितने बच्चे वहां पर शहीद हो गए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के ये सबसे ब्रूटल वॉर है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे शहीद हुए हैं। ये कैसे वापस आएंगे और यहां पर अमन कैसे होगा? इस रीजन के लोग इजराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। और इजराइल जो है वो क्या अपनी उस ब्रूटल आइडियोलॉजी से पीछे हटने के लिए तैयार है? किसी तौर पर नहीं है। तो वो पूरे खित्ते को एक बड़ी जंग ही की तरफ धकेल रहे हैं, ठीक है ना, बड़ी जंग ही की तरफ धकेल रहे हैं। ये बड़े दिल दहला देने वाले वाकयात हैं जिसको बहरहाल डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। और इजिप्ट की जो इथोपिया के हवाले से स्टेटमेंट्स आई हैं, वो कह रहे हैं कि वी रिजेक्ट इथोपिया अप्रोच टू इंपोजिंग वाटर डोमिनेंस। वो कह रहे हैं कि इथोपिया जो है वो वाटर डोमिनेंस कायम करने की कोशिश कर रहा है, जिसको हम किसी तौर पर नहीं होने देंगे। वी रिजेक्ट इथोपियाज यूनिलैटरल मेजर्स रिगार्डिंग द नाइल रिवर। यकतरफा इकदाम जो इन्होंने उठाए हैं उसको हम रिजेक्ट करते हैं। ये एक बड़ा ऐलान जंग है जो यहां से हुआ है। और इथोपिया के साथ सूडान है, सूडान में खाना जंगी है, वो इसको कबूल नहीं करेंगे। और वो क्या करेंगे, ऊपर इजिप्ट है जो इसको कबूल नहीं कर रहा है, ठीक है ना। मसला तो चला आ रहा था और इथोपिया तो आगे बढ़ रहा है, जाहिर है उनकी भी जरूरियात होंगी, लेकिन वो कह रहा है, मिस्र कह रहा है कि नहीं ये तो हमारे लिए मसला है। ये काफी संगीन मामला है। और देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, जब वर्ल्ड पावर, जब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस वो चीजों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो फिर ऐसे तनाज़ात को तो हवा मिलेगी ना। वगरना ये होता है कि यूनाइटेड नेशन, आलमी इंस्टीट्यूशंस, दीगर ताकतें वो बैठकर मसलों को हल करवाती हैं। ऐसे माहौल में कौन हल करवाएगा? तो ये दुनिया के लिए एक बड़ा जो है ना संगीन टाइम है। और आखिर में जरा देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप वो कह रहे हैं कि एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स आई एम नॉट गोइंग टू लेट दिस कम्युनिस्ट लुनेटिक, यानी वो जोहरान ममदानी को कम्युनिस्ट कह रहे हैं, जो कि किसी तौर पर कम्युनिस्ट नहीं है, वो टू डिस्ट्रॉय न्यूयॉर्क। मैं इनको न्यूयॉर्क तबाह नहीं करने दूंगा।
रेस्ट अश्योर, ये बात बिल्कुल यकीन कर लें, आई होल्ड ऑल द लेवर्स एंड हैव ऑल द कार्ड्स। मेरे पास तमाम रास्ते हैं, मेरे पास तमाम ताकत है। आई विल सेव द न्यूयॉर्क सिटी, मैं न्यूयॉर्क सिटी को बचाऊंगा। एंड मेक इट हॉट एंड ग्रेट अगेन जस्ट लाइक आई डिड विद द गुड यूएसए। ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि मेरे पास सारी ताकत है, मैं इसको किसी तौर पर न्यूयॉर्क का मेयर नहीं बनने दूंगा और मैं फिर न्यूयॉर्क को ग्रेट अगेन करूंगा और फलाना फलाना। तो पहले भी हमने कहा कि जो सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया में जारी है वो खुद अमेरिका के अंदर जारी है और दुनिया देख रही है कि उसका नतीजा क्या निकलेगा। जाहिर है वो सब तमाम जो दुनिया में मामला चल रहे हैं उसके ऊपर वो अंदरूनी जंग जो है वो असरअंदाज होगी। तो न्यूयॉर्क के जो इलेक्शन है उसके ऊपर नजर लगी है सब सारी दुनिया की, और वो सबसे बड़ा एक मिसाल है कि इजराइल के हवाले से पब्लिक ओपिनियन किस हद तक। और अब आप देखें, ट्रंप पूरी ताकत के साथ उनके खिलाफ आ गया है। अगर जोहरान ममदादी जीत गए तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। अपनी राय जरूर आगाह करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।